हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संगम आपका संगम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग श्वसन के बारे में जान लेते हैं क्या श्वसन होता है। वैसे हम लोग जैसे नॉर्मल रूप से जानते हैं कि सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना क्या होता है, श्वसन होता है। लेकिन इसके अलावा भी श्वसन जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है वो श्वसन कहा जाता है। इस श्वसन को हम लोग जो है संक्षिप्त रूप में या संकुचित रूप में श्वसन को जानते हैं। लेकिन जो श्वसन होता है, श्वसन का जो रूप है विस्तृत रूप, उसको जो है कोशिकीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन के बारे में। और यह श्वसन देखो पढ़ते हैं, ठीक है। श्वसन एक होता है, श्वसन एक होता है, हम लोग श्वसन के बारे में समझते हैं सांस लेना। क्या होता है ये? श्वास लेना, या ऐसा लिखते हो इसको, श्वास लेना, श्वास। और एक होता है श्वसन, ठीक है। एक होता है श्वसन, ठीक। श्वास लेना का मतलब होता है श्वास लेना और छोड़ना, ये श्वसन का मतलब होता है, ठीक है। नॉर्मल रूप से श्वसन का मतलब होता है ये, लेकिन हमारी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है उसको हम इस नाम से जानते हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस वाले को ब्रीथिंग कहते हैं। इस वाले को BREATHING ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर लेना, ब्रीथ आउट मतलब सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं तब ऑक्सीजन होती है O2 होती है 21%, और ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो CO2 होती है 0.03%। ये होती है 0.03 और 3% होती है, लेकिन 0.03% होती है। लेकिन जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तब उसमें जो है ऑक्सीजन 17% ही रह जाती है, ऑक्सीजन 17% रह जाती है, और CO2 में ये 4% बढ़ जाती है। CO2 में ये 4% बढ़ जाती है, बढ़ कर निकल जाती है। लगभग की वैल्यू है, ठीक है। ये लगभग की वैल्यू है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, सांस अंदर की ओर O2 21% और सांस बाहर की ओर O2 मात्र 17% रह जाती है। अब हम समझते हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? कोशिकीय श्वसन के बारे में। भाई कोशिकीय श्वसन जो होता है, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उन सब में कोशिकीय श्वसन होता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे, छोटे छोटे बैक्टीरिया, इन सब में कोशिकीय श्वसन होता है। तो समझते हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। कोशिकीय श्वसन यह एक अपचयी क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन या रेस्पिरेशन यह एक अपचयी क्रिया होती है। यह एक अपचयी क्रिया होती है। यह एक अपचयी क्रिया होती है, ठीक है। ये एक अपचयी क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की प्राप्ति होती है। इनकी सबकी प्राप्ति होती है, ठीक है। श्वसन ऐसी क्रिया है जिसमें यह एक अपचयी क्रिया होती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा CO2 एवं जल की प्राप्ति होती है। यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है और यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है।
तो इसको श्वसन के बारे में लिख लेते हैं। यह क्रिया, ठीक है, यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है। यह क्रिया कोशिका के अंदर होती है, ठीक है, कोशिका के अंदर होती है। तो कोशिका के अंदर होती है तो इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो इसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर होने के कारण इसको सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम इसका जो है फार्मूला लगते हैं, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 और प्लस इसमें मिलती है ऑक्सीजन, इसमें मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये टूट जाता है, तो ये टूट जाता है किसमें, तो टूट जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। 6 और C6 है, यहाँ पर भी 6 लग जाएगा और यहाँ पर भी 6 लग जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 6 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं और 6 दूनी 12, 6 18 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 दूनी 12 और 6 18 कार्बन, यानी सब बराबर है। जब ग्लूकोज टूटता है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से ये इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है, सभी जीवधारियों में एक समान रूप से होती है। यानी कि श्वसन की जो क्रिया है वो सभी जीवधारियों में एक समान रूप से होती है। सभी जीवधारियों में एक समान रूप से होती है। एक, ये लिख लो, एक ग्लूकोज अणु के टूटने से, मतलब ऑक्सीकरण होने से 38 ATP, कितने 38 ATP ऊर्जा मिलती है, 38 ATP ऊर्जा मिलती है, ठीक है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ATP को ऊर्जा की मुद्रा, यानी कि कॉइन्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। और एक चीज़ ATP ये होती है संचित ऊर्जा, जब ये संचित ऊर्जा प्रयोग में जाती है, तब इसको ADP में जाना होता है। किसमें? ADP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, एक बॉन्ड कम करके जो है इसका यूज हो सकता है। यानी कि ATP संचित रूप में और ये होगी कार्य के रूप में। जब हम ऊर्जा का कार्य करेंगे, हमारी कोशिकाएं, हमारे अंग जब ऊर्जा का यूज करते हैं तो वो ADP के रूप में होती है और संचित ऊर्जा ATP के रूप में होती है, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन हो गया ये। अब चयी क्रिया होती है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम बताते हैं श्वसन, ठीक है। श्वसन के आधार क्या होते हैं, क्या क्या होता है श्वसन में। श्वसन के चरण क्या पढ़ते हैं? श्वसन के चरण पढ़ते हैं। दूसरे में पढ़ते हैं श्वसन के चरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्वसन के चरण, ठीक है। श्वसन के चरण पढ़ेंगे तो इसको जो है श्वसन के मतलब मुख्यतः श्वसन को 2 स्टेप में बताया गया है, ठीक है। एक तो 2 स्टेप में बताया गया है। इसके 2 मुख्य चरण होते हैं, इसके 2 चरण हैं, 2 चरण हैं, ठीक है। इसके 2 चरण होते हैं। तो इसके 2 चरण, पहला चरण क्या है? पहले चरण को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं?
ग्लाइकोलिसिस, इसको कहते हैं पहले चरण को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है और ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरा चरण होता है ऑक्सीजन के आधार पर। दूसरा चरण ऑक्सीजन के आधार पर होता है। ऑक्सीजन के होने पर, प्रेजेंट होने पर और इधर अब्सेंट होने पर। तो प्रेजेंट होने पर उसको ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, प्रेजेंट होने पर उसको ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और अब्सेंट होने पर इसको अनाक्सी श्वसन कहा जाता है। इसको अब्सेंट होने पर अगर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वो ऑक्सी श्वसन, और जब ऑक्सीजन अब्सेंट है मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया हो रही है तो उसको कहेंगे अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अनाक्सी श्वसन। एरोबिक और अनएरोबिक, इसको कहते हैं एरोबिक और इसको अनएरोबिक कहा जाता है। एरोबिक रेस्पायरेशन, अनएरोबिक रेस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह क्रिया जो है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बारे में, इसको मिटा देते हैं जरा, पढ़ेंगे बाद में इसको। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, ठीक है, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, यानी कि जैसे ये कोशिका है और उसमें छोटे छोटे अंग भरे हुए हैं, लेकिन ये कोशिका द्रव्य होता है, तो इसी में ये संपन्न होगी जा करके। ये क्रिया यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में समान रूप से होती है। यह क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में समान रूप से होती है। दोनों में समान रूप से होती है। समान रूप से इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले यौगिक पाइरुविक अम्ल, किसमें? पाइरुविक अम्ल, ठीक है, पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। पाइरुविक अम्ल में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे है, ग्लूकोज यहाँ पर कार्बन के 6 अणु हैं। यहाँ पे कार्बन के 6 अणु हैं और यहाँ पर हो गई ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ पर कहाँ होगी? ये कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये किस में टूट जाता है? पाइरुविक अम्ल में। पाइरुविक अम्ल किस में टूट जाती है? ये पाइरुविक अम्ल में टूट जाती है। पाइरुविक अम्ल में 3 कार्बन और प्लस 3 कार्बन। ठीक है, इसमें 3 कार्बन के 2 अणु बन जाते हैं 6 कार्बन के अणु के टूटने से। ये क्रिया जो है ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल को पाइरुवेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरुवेट भी कहा जाता है। ठीक है, पाइरुविक अम्ल को पाइरुवेट भी कहा जाता है। ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होगी तो ये पाइरुविक अम्ल में टूट जाएगा। ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं और ये 3 कार्बन के अणुओं में टूट जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके ऑक्सी श्वसन और अनाक्सीय श्वसन के बारे में, यानी कि दूसरे चरण पे। ये क्रिया जो है पौधे एवं जंतु दोनों रूप में समान से होती है। मतलब ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पौधों में भी होती है और
जंतुओं में भी होती है। अब हम आते हैं इसके दूसरे चरण पे। इस पे आते हैं दूसरे चरण पे, आक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन। किस पे आ जाते हैं? आक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन पर। ठीक है, अब आ जाते हैं आक्षीय श्वसन, यानी दूसरा चरण होता है जो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर होता है। तो दूसरे चरण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीय श्वसन, ऑक्सीय श्वसन, एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। उपस्थिति में कहाँ पे संपन्न होती है? ये क्रिया कोशिका द्रव्य के में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, या ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है। भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण दहन से, इसमें ग्लूकोज के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड कामा ऊर्जा व जल प्राप्त होता है। ठीक है, जल प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल प्राप्त होता है। ठीक, ग्लूकोज के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा व जल प्राप्त होता है। अब हम जो है लिखेंगे इसके लिए, अब हम इसके लिए लिखेंगे कि क्या होता है। ये क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में होती है। ये क्रिया पौधों एवं जंतु दोनों में होती है। ठीक है, पौधे भी ऑक्सीय श्वसन ही करते हैं। ठीक है, जब पौधे रात्रि के टाइम जब सांस लेते हैं तब वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। दिन में वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे होते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब ये है कि जो वो श्वसन भी कर रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे होते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जब साथ साथ करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है जो अपनी ऊर्जा बनाने के लिए। तो जितनी भी उनको श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं। इस वजह से पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में या दिन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जबकि रात में वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रात के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या हुआ। भाई पहला चरण हुआ तो दूसरा चरण भी पढ़ना होगा हमें इसका। तो पहला चरण यहाँ था ग्लूकोज, यहाँ था ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक अम्ल, और पायरुविक अम्ल से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O और प्लस 678 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी? 678 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक आएंगे तब कौन सी क्रिया होगी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस कौन सी क्रिया होगी? ग्लाइकोलिसिस क्रिया होगी। जब पायरुविक एसिड से आगे बढ़ेंगे तब इसको कहेंगे भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो इसको ऑक्सीय श्वसन कह देंगे। तो इसको ऑक्सीय श्वसन कह देंगे। ऑक्सीय श्वसन के उत्पाद क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और 678 किलो कैलोरी। एक कार्बन के अणु के टूटने से इतनी ऊर्जा बनती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है साइटोप्लाज्म उसी में होती है। ऑक्सीय श्वसन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ऑक्सीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो इस तरीके से हमने
ये पढ़ लिया कि जो है अक्षीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है और इसमें ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा व जल मुक्त होता है। यह क्रिया पौधे एवं जंतुओं में समान रूप से होती है। और ग्लूकोज से बना पायरुविक अम्ल से बना ऊर्जा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में आए ग्लाइकोलिसिस से, पायरुविक अम्ल से गए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में, तो हो गया अक्षीय श्वसन। अब हम पढ़ते हैं अनाक्षीय श्वसन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अनाक्षीय श्वसन के बारे में। तो अनाक्षीय श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले जरा इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनाक्षीय श्वसन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनाक्षीय श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनाक्षीय श्वसन अब पढ़ेंगे। अनाक्षीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य के अंदर ही संपन्न हो जाती है। अक्षीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता था, लेकिन ये क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसमें? कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है, ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। इस क्रिया के संपन्न होने से हमको एथिल एल्कोहल, इस क्रिया से या अनाक्षीय श्वसन से हमको एल्कोहल क्या मिलता है? एथिल एल्कोहल। अनाक्षीय श्वसन से हमको एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, भाई जब कोई चीज़ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगी उसके अपूर्ण दहन ही होता है। जैसे नीचे जब कोई पेड़ या पौधा दब जाता है तो उससे कोयला बनता है, राख नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो उपस्थित होती नहीं है, तो उससे अपूर्ण दहन होता है। यानी इसका दहन तो हो नहीं पाता है, लेकिन अपूर्ण दहन होने की वजह से वो कोयला बन जाता है। इसमें भी सेम होता है। ग्लूकोज के अपूर्ण दहन से कम मात्रा में ऊर्जा होती है। इसमें क्या होती है? कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जब अनाक्षीय श्वसन की क्रिया, ठीक है, यहाँ पर एक नोट लिखते हैं। जब अनाक्षीय श्वसन की क्रिया किसमें होती है? बैक्टीरिया में होती है, जीवाणु में होती है। क्रिया बैक्टीरिया में होती है तो इसे किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन, इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन और किण्वन कहते हैं, ठीक है। किण्वन की क्रिया को ही हम लोग एल्कोहल या जो है मदिरा उत्पादन की जो उद्योग है उसमें किण्वन की क्रिया से ही हम लोग एथिल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में लिख लेते हैं अनाक्षीय श्वसन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर था ग्लूकोज, और इसके बाद में पहुँच गया पायरुविक अम्ल में। किसमें? पायरुविक अम्ल में, ठीक है। पायरुविक अम्ल से
पायरुविक अम्ल से पहुंच गए हम लोग एथिल एल्कोहल में। कहाँ पे? एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल। और जल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण नहीं होता है प्लस ऊर्जा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज फिर पायरुविक एसिड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में जाने की क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये क्रिया सब में सेम होती है और ग्लाइकोलाइसिस के में क्या होती है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन अनुपस्थित है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? अनाक्सी श्वसन कहेंगे। इसको अनाक्सीय श्वसन कह देंगे या किण्वन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? किण्वन भी कह सकते हैं। इससे एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH और CO2 और ऊर्जा हमको प्राप्त होती है एथिल एल्कोहल, ग्लूकोज और पायरुविक अम्ल के होने से। ठीक है, एथिल एल्कोहल, C2H5, जल और ऊर्जा। अब इसके बाद में आते हैं, ठीक है, और दूसरे 2 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद, अभी जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 होती है। CO2 व जल होती है। ऊर्जा तो सब में ही मुक्त होगी श्वसन की क्रिया में। और अनाक्सी श्वसन का, किसका? अनाक्सी श्वसन का, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है। एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल होता है। अब हम लोग थोड़ा 2-3 इसको चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, इसको आप जो है लिख लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अनएरोबिक, एक जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी पेशियों के अंदर भी हो जाता है। ठीक, उसको कहते हैं पेशीय अनाक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? पेशीय अनाक्सी श्वसन, उसे कहा जाता है पेशीय अनाक्सी श्वसन। जब क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है पेशीय अनाक्सी श्वसन। पेशीय अनाक्सी श्वसन कब होता है? जैसे जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या कोई काम बहुत तेज़ करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत तेज़ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी श्वसन क्षमता उतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा हम लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो कोशिकाओं को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचती है वहाँ तो ऑक्सीय श्वसन होता है। जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है वहाँ अनाक्सीय श्वसन हो जाता है। तो इस अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप होती है उत्पन्न ऊर्जा, और ऊर्जा के साथ उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। तो पेशियों में अनाक्सीय श्वसन होता है, हम ही लोगों में, मनुष्यों में या अन्य पशुओं में अनाक्सीय श्वसन को कहते हैं पेशीय अनाक्सीय श्वसन। क्या कहते हैं? पेशीय अनाक्सीय श्वसन। मस्क्यूलर एनारोबिक अनाक्सीय श्वसन क्या होता है? पेशीय अनाक्सीय श्वसन। ठीक है, पेशीय अनाक्सीय श्वसन जब हमारी कोशिकाएं जो है इंक नहीं रह गई है, इंक डाल, चलो इससे लिख लेते हैं, तब तक आ जाएगा इसमें थोड़ा बहुत। जब कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जब कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो अनाक्सीय श्वसन कर लेती हैं। क्या करती हैं? अनाक्सीय श्वसन कर लेती हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिया होती थी एथिल एल्कोहल वाली, वो ईस्ट में क्रिया होती थी, जो है वहाँ पे छूट गया था। वो क्रिया किस में होती थी? ठीक है, ईस्ट में होती थी, वो क्रिया ईस्ट में होती थी। श्वसन, अनाक्सीय श्वसन कर लेती हैं। तो अनाक्सीय श्वसन के, पेशीय अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप, इसके अनाक्सीय श्वसन के फलस्वरूप किस में होता है भाई? ग्लूकोज
ग्लूकोज के टूटने से पहले तो बनेगा पहली क्रिया, इससे बनेगा पायरुविक अम्ल, इससे क्या बनेगा पायरुविक अम्ल, इससे बनेगा पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल के बाद में इसमें बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा लैक्टिक अम्ल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। ये क्रिया जब होती है जब पेशियों को इंस्टेंट एनर्जी ज़रूरत पड़ती है और उनको पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है हमारे शरीर में, तब ये सी क्रिया कर लेती हैं। यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो अनाक्षी श्वसन को करने में भी सक्षम होती हैं। चलिए अब थोड़ा इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। श्वसन के बारे में यहाँ पर लिख लो चार्ट से माध्यम से। ठीक है, श्वसन के बारे में चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहला स्टेप श्वसन क्रिया। श्वसन 2 चरण, कितने हैं 2 चरण। ठीक है, पहला चरण ये है, पहला चरण ये है। पहले चरण में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जाता है, पहले चरण में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में जाता है। ठीक है, फिर पायरुविक अम्ल के माध्यम जब दूसरा चरण लगता है, ये है यहाँ से दूसरा चरण। दूसरा चरण ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर डिपेंड होता है। दूसरा चरण ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर डिपेंड होता है। तो पहला चरण है, मार्कर कहाँ चला गया, ग्लूकोज पहला चरण। पहले चरण को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, पहले को क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, पहले को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये क्रिया कहाँ होती है कोशिका द्रव्य में, ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। पायरुविक अम्ल बनता है, इससे पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के बाद में ये दूसरा चरण है, ये है फर्स्ट पहला चरण, और यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड यानी कि दूसरा चरण। दूसरे चरण क्रिया ऑक्सीजन के उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, यहाँ पर है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, यहाँ पर है पेशीय अनाक्षी श्वसन, यहाँ पर है पेशीय अनाक्षी श्वसन, यहाँ पर है पेशीय अनाक्षी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है, ऑक्सी श्वसन ये सभी पौधे एवं जंतु किसमें होती है, पौधों एवं जंतु, पौधे एवं जंतु में होती है। और इस क्रिया के उत्पाद क्या होते हैं, मिलता क्या क्या हमको है, इस क्रिया से हमको मिलता है CO2, जल व 678 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अनाक्षी श्वसन में इसमें पूर्ण दहन होता है, इसमें क्या होता है पूर्ण दहन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण दहन। अनाक्षी श्वसन में मिलता है हमको एथिल एल्कोहल, क्या मिलता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा मिलती है। पेशीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल क्या बनता है, सिर्फ लैक्टिक अम्ल बनता है, और इसमें CO2 लैक्टिक अम्ल बनता है और प्लस ऊर्जा बनती है, CO2 नहीं बनती है, इसमें लैक्टिक अम्ल के साथ में ऊर्जा बन जाती है। ठीक, तो पेशीय अनाक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ध्यान रखना कि पेशीय अनाक्षी श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये क्रिया होती है यीस्ट में, अनाक्षी श्वसन की क्रिया होती है यीस्ट में होती है। और यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण दहन। ठीक है, चलिए इसको एक बार पायरुविक अम्ल का फार्मूला लिख लेते हैं, CH3, पायरुविक अम्ल का भी फार्मूला लिख लेते हैं, CH3COCOOH, ये पायरुविक अम्ल का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6। चलिए इसको अब एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो श्वसन चार्ट के माध्यम से समझते हैं। श्वसन 2 चरणों में पूर्ण होने वाली क्रिया होती है। इसके दोनों चरण है, एक चरण है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा चरण है ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी श्वसन और पेशीय अनाक्षी श्वसन। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में टूटने की क्रिया को
ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इसमें पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। पायरुविक अम्ल का फार्मूला CH3COOH होता है, यानी दूसरे चरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल व 678 किलो कैलोरीग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। अनाक्सीकरण ये क्रिया ईस्ट में होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन में कम ऊर्जा मिलती है और इसमें एथिल अल्कोहल CO2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। पेशी अनाक्सीकरण में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्राप्त होती, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली अनाक्सीकरण का अंतिम उत्पाद एल्कोहल और पेशी अनाक्सीकरण का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, अब ये श्वसन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो है आगे वीडियो हम वीडियो डालेंगे श्वसन के बाद में जो है मनुष्य का श्वसन तंत्र। किसका? मनुष्य। अगली वीडियो जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में रहेगी। आप लोग जो है अगर ठीक है अच्छी लगी हो वीडियो, तो मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं और जो है 10th में जितनी साइंस है, मैथ है और अन्य भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल है वो सब मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे और छोटे छोटे जीवों के श्वसन तंत्र के श्वसन अंग होते हैं उनके बारे में समझेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।